तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। और फिलहाल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आप सभी गर्मियों में परेशान हो रहे हो, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्दी बारिश भी आपके इलाके में होने जा रही है, तो गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल ही जाएगी। अच्छा, तो आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वह बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक घटना है। दरअसल आज की जो घटना है वह हमारे साथ शेयर की है एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने, जो अक्सर ऐसी चीजों से हमेशा डील करता है, जिसका नाम है मोहित। वैसे तो मोहित ने अपने जीवन में अब तक काफी सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट को सॉल्व कर चुका है, कई सारी केसों को डील कर चुका है, लेकिन आज का जो केस उसने हमारे साथ शेयर किया है वह बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। इतना ज्यादा डेंजर था कि वह खुद भी उस आत्मा से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और यह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि मोहित ने अपने जिस गुरुजी से तंत्र मंत्र की विद्या सीखी थी, वह गुरुजी भी इस आत्मा से हार चुके थे। और उन्हीं गुरुजी ने फिर मोहित को कहा था कि तुम उस जगह पर जाओ और पता लगाओ कि आखिर वह आत्मा चाहती क्या है, क्यों लोगों को इतना नुकसान कर रही है और कितने सालों से वह भटक रही है, ताकि जब यह सभी चीजें पता चल सके तो उस आत्मा की मुक्ति कराई जा सके। क्योंकि ऐसे कितने टाइम तक वह आत्मा भटकती रहेंगी। अगर वह ऐसे कई वर्षों तक रही तो हो सकता है एक दिन वह एक डायन का रूप ले ले। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि उसे समय रहते रोका जाए और उसको मोक्ष दिया जाए। तो गुरुजी ने मोहित को अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर भेजा था, और वहां पर उनके साथ जो हुआ वह वाकई में बहुत ही भयानक था। और उनकी एक फ्रेंड की बॉडी पर उस आत्मा ने कब्जा कर लिया था। तो उनके साथ जो भी घटना वहां पर हुई वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जैसा कि मुझे मोहित ने शेयर किया है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी अब तक हमारी फैमिली से जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी कर लीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। कोहरे की एक हल्की चादर और काले घने अंधेरे के नीचे खड़ा मोहित अपने सामने बने विला को बहुत ही गौर से निहार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विला कुछ कहना चाहता है। कहने को वह विला बहुत ही पुराना और नीरस लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक सजीवता थी। विला की हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस पुराने, आधे टूटे, कई और जाले लगे विला में कोई रहता भी होगा। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं। वह 2 मंजिला विला खुद में एक कहानी समेटे हुए था। अपने कंधे पर टंगे साइड बैग की तनी को मोहित बार बार अपना हाथ फेरा था। मोहित उस विला की कहानी की परत खोलना चाहता था, इसीलिए वह विला को बहुत ही अच्छी तरह निहार रहा था। विला की दीवारें, उसके टूटे दरवाजे और खिड़कियां, कई दरवाजे और कई खिड़कियां, जिन्हें वह बार बार नजरें घुमाकर देख रहा था कि अचानक उसे एक खिड़की में कोई खड़ा दिखाई दिया। मोहित की नजर एकदम रुक सी गई। उसने तुरंत दीपक को आवाज लगाई, दीपक जल्दी आ। लेकिन दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहित ने पलट कर देखा तो दीपक सड़क पर बेहोश पड़ा था और शोभा उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मोहित जल्दी से दीपक के पास गया। उसने शोभा से पूछा, इससे क्या हुआ? शोभा घबराई सी आवाज में बोली, ता। यह खड़े हुए इस विला को निहार रहा था। अचानक क्या हुआ कि बेहोश होकर गिर गया। यह सुनते ही मोहित ने एक बार उसी खिड़की की तरफ देखा जहां अब कोई नहीं था। मोहित शोभा से कहता है, अपने पास पानी है ना? शोभा कहती है, देखती हूं, शायद गाड़ी में होगा। शोभा पास में खड़ी कार में जाकर पानी की बोतल निकालती है, जिसमें मुश्किल से 2-3 घूंट पानी ही था। शायद वह पानी दीपक को होश में लाने के लिए काफी था, लेकिन वह पानी भी खत्म हो जाता है और दीपक को होश नहीं आता। शोभा कहती है, हे भगवान, यह दीपक को क्या हो गया? इसके हाथ पैर कितने ठंडे हो रहे हैं। मोहित एक नजर फिर उस विला को देखता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। शोभा कहती है, अंदर? मोहित भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, हाँ अंदर, हमें वैसे भी अंदर जाना ही है और यहां ठंड बढ़ती जा रही है। दीपक का यहां रुकना ठीक नहीं है। मोहित और शोभा दीपक को संभालते हुए विला के अंदर जाने लगते हैं। दरअसल मोहित एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, साथ ही वह तंत्र विद्या भी हासिल कर रहा था। वह दुनिया के एक ऐसे लोक से जुड़ना चाहता था जिसे आमतौर पर लोग हकीकत नहीं मानते। वह उन आत्माओं की दुनिया को समझना चाहता था जिसे लोग झूठ समझते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई अकाल मर जाए तो उसकी आत्मा भटकती है, या किसी अन्य कारण से भी आत्माएं भटकती हैं। तो आखिर उसकी आत्मा क्यों भटकती है, कब तक भटकती है, उसे क्या महसूस होता है? मोहित इन सब के बारे में स्टडी कर रहा था।
मोहित जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो इस पृथ्वी लोक से अलग दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। मोहित और दीपक दोनों कॉलेज के समय के साथी थे। मोहित को हमेशा से ही भूत प्रेत की चीजों में इंटरेस्ट रहा है। अगर उसे कभी भी यह पता चला कि किसी जगह भूत प्रेत की बात चल रही है तो वह उसमें बहुत ही रुचि लेता था। उसके एक सीनियर थे रतन लाल। उन्होंने भी तंत्र और शास्त्र विद्या में महारत हासिल की हुई थी। मोहित को उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला था। मोहित कई ऐसे हॉन्टेड प्लेस पर जा चुका है जहां पर आत्माओं या फिर भूत प्रेतों का जिक्र होता है, लेकिन हर बार वहां कोई आत्मा या भूत प्रेत नहीं मिलते, बल्कि कई जगह तो अफवाह ही मिलती है। शोभा मोहित की जूनियर थी। उसे भी इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वह भी मोहित के साथ अधिकतर ऐसी हॉन्टेड जगहों पर गई थी। और इसी तरह की एक जगह थी मोहिनी विला। यह विला हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूर एक वीरान जगह पर बना हुआ है। मोहिनी विला के बारे में मोहित को उनके सीनियर रतन लाल से ही पता चला था। उन्होंने बताया था कि एक बड़ा व्यापारी उस विला को खरीद चुका है, लेकिन वह जब भी उस विला को तोड़ने की कोशिश करता है या वहां कोई अन्य काम कराने की सोचता है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। वही भूत प्रेत वहां लोगों को जाने से रोकते हैं, और जो उस विला के अंदर एक रात भी रुक गया उसकी मौत निश्चित होती है। वैसे तो रतनलाल ने अपने समय में बहुत सारी आत्माओं का एनकाउंटर किया है, लेकिन वो आखिरी बार उस विला में गए थे और वहां उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी भी महसूस की थी। लेकिन वहां उनके साथ एक हादसा हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। अब वह चाहते हैं कि उस विला के बारे में सच्चाई पता चले कि आखिर वहां क्या है, वहां सच में आत्मा है या नहीं है तो किसकी है और उसे मोक्ष कैसे मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी का महसूस होना यह काफी नॉर्मल होता है, क्योंकि अक्सर सुनसान, वीरान, अंधेरी जगह पर कुछ आत्माएं अपना बसेरा बना लेती हैं, लेकिन वह उस जगह की ही होती हैं। यह कहना मुश्किल होता है, या वह तड़पती आत्मा ही है, यह कहना भी मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन्नात की उपस्थिति होती है और हम उसे भटकती आत्मा का रूप दे देते हैं। रतनलाल उस मोहिनी विला को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। शायद वह अपने उस ऑपरेशन को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके मन में हमेशा एक सूनापन रहता था। रतनलाल हमेशा यही सोचते थे कि यह उनकी लाइफ का आखिरी ऑपरेशन होगा। वह उसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट मोहित को चुना। उन्होंने मोहित को उस विला में जाने के लिए कहा ताकि वह पता लगा सके कि आखिर वहां पर फैली अफवाह सच है या झूठ। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी विला में एक लड़की की आत्मा बसती है जो वहां आने जाने वाले लोगों को मार देती है। उस लड़की की आत्मा लोगों को क्यों मारती है यह भी किसी को नहीं पता। वहां एक रात रुकना खतरे से खाली नहीं होता। वह विला दिन में भी रोंगटे खड़े कर देता है। विला में अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे और तीनों ही खुले हुए थे। जब वे लोग विला के अंदर जा रहे थे तब विला के बाहर एक कोने में मोहित की नजर एक कुएं पर पड़ती है, जिससे वह अंदाजा लगा लेता है कि यह विला काफी सालों पुराना है, क्योंकि आज के समय में कुएं का मिलना काफी मुश्किल होता है। मोहित अपने दोस्तों के साथ पहले गेट से ही विला के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होते ही शोभा के हाथ की टॉर्च अपने आप बुझ जाती है और तुरंत अंधेरा हो जाता है। अचानक हुई इस घटना से शोभा एकदम डर जाती है, क्योंकि वह पहली बार किसी ऑपरेशन पर आई थी। मोहित कहता है, क्या हुआ, टॉर्च क्यों बंद कर दी? शोभा टॉर्च को हथेली पर मारते हुए कहती है, मैंने बंद नहीं की, अपने आप ही बंद हो गई। 1-2 बार टॉर्च को ठपठपाने पर टॉर्च अपने आप जल जाती है। सच में विला की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। विला में जरूरत का हर सामान रखा था, मेज, कुर्सी, तरह तरह की सजावट का सामान, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, धूल भरा फूलदान, काली पड़ी दीवारें, सब कुछ देखने में बहुत ही डरावना था। शोभा के तो कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मोहित दीपक को लेकर आगे बढ़ता है, जबकि शोभा दरवाजे पर खड़ी चारों तरफ देखती रहती है। मोहित दीपक को मेन हॉल में पड़े धूल से भरे सोफे पर बैठा देता है और शोभा से कहता है, क्या हुआ शोभा, इधर आओ, वहां क्यों खड़ी हो? शोभा जल्दी से मोहित के पास जाती है और कहती है, यह तो बहुत ज्यादा डरावना है, क्या सारी भूतिया जगह ऐसी ही होती हैं? मोहित हंसता है और कहता है, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, यह हमेशा बंद रहा है। शायद इसकी हालत इसलिए ऐसी है, लेकिन हां, काफी भूतिया जगह ऐसी ही होती हैं, बंद, धूल भरी, जाले लगे हुए। यह बहुत आम होता है। शोभा दीपक की तरफ देखती है और कहती है, इन्हें अभी तक होश नहीं आया, हमें पानी की जरूरत है। मोहित कहता है, हां, 1 मिनट, मैं अभी आया, तुम दीपक के पास ही रुकना। मोहित तुरंत बाहर कुएं के पास जाता है।
वह कुएं में झांकता है तो उसे पानी नजर आ रहा था। वह मन ही मन खुश भी हो जाता है कि चलो अच्छा है, कुआं सूखा नहीं है, पानी तो मिल गया। लेकिन उसे पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं दिखता। वह अपने आसपास देखता है, उसे कोई बाल्टी भी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके कानों में किसी चीज के घसीटने की आवाज आती है। मोहित जैसे ही पलटकर देखता है, उसके सामने बाल्टी थी। मोहित यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अब भी इसी रास्ते से कुएं के पास आया था। तब वहां कुछ नहीं था। मोहित मन ही मन घबरा तो गया था, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाता है और शांत मन के साथ हटी बाल्टी उठा लेता है। कुएं से पानी निकालकर वह सीधा विला के अंदर जाता है और बोतल भरता है। कहने को तो ठंड थी, लेकिन मोहित और शोभा उस विला की हालत देखकर पसीना पसीना हो गए थे। इसलिए वे दोनों भी अपना गला तर करते हैं। कुछ ही देर में दीपक को भी होश आ गया था, लेकिन उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। मोहित दीपक से कहता है, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तू तो हमें कह सकता था, तुझे यहां की जरूरत नहीं थी। दीपक कहता है, नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक थी। पता नहीं, जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे ही विला गोल गोल घूम रहा है और फिर मैं बेहोश हो गया। मोहित कहता है, ठीक है, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। दीपक और शोभा हाँ में सिर हिलाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं। उस समय विला में केवल टॉर्च की रोशनी ही हो रही थी। शोभा ने टॉर्च मेज पर रख दी थी। टॉर्च की रोशनी जहां तक जा सकती थी, वे लोग वहां तक देख रहे थे, लेकिन अभी इन्हें पूरा विला घूमना था, एक एक कमरे को देखना था। मोहित शोभा से कहता है, शोभा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम हमारे साथ पहली बार आई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताना चाहता हूं। उन नियमों को याद रखना और उन पर गौर करना। देखो, सबसे पहला नियम, हो सकता है इस विला में तुम्हें कोई साया दिखाई दे या कोई परछाई दिखाई दे, या हो सकता है तुम बिना बात के डर जाओ, लेकिन तुम्हें अपने मन पर काबू रखना है। तुम्हें अपने डर को दिखाना नहीं है। मैं जानता हूं हम सब इंसान हैं, हम में कुछ मजबूत हैं तो कुछ कमजोर, और वैसे भी तुम लड़की हो तो शायद तुम इन चीजों से डर जाओ, लेकिन डरने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत जैसी चीजें हमारे डर को देखकर ही हम पर हावी होती हैं। अगर तुम इन चीजों से नहीं डरेगी तो यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। दूसरा नियम, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ भी आता है जो तुम्हें संदिग्ध लगता है या तुम्हें अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, तो तुम्हें भगवान को ही याद करना है। देखो, भले ही हम यहां पर साइंटिफिक तरीके से भी आत्मा की खोज करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आत्मा प्राकृतिक चीज है, ना कि कोई वैज्ञानिक। इसीलिए इसे कंट्रोल भी प्राकृतिक तौर पर ही किया जा सकता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तंत्र विद्या भी सीख रहा हूं। तंत्र विद्या भी साइंस से कहीं ज्यादा आगे की प्रणाली है। तुम अपने मन को काबू में तभी कर पाओगी जब तुम भगवान में विश्वास करती हो। इसलिए तुम्हें डर लगे या तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुम्हें भगवान को याद करना है, मंत्रों का जाप कर लेना है, या जो भी तुम्हारे इष्ट देवता हैं उन्हें पुकारना है, फिर सब कुछ ठीक होगा। मोहित शोभा को समझा रहा था कि तभी अचानक एक बार फिर टॉर्च अपने आप बंद हो गई और शोभा उछल गई। मोहित बोला, शोभा शोभा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है टॉर्च में ही कोई दिक्कत है। मोहित अंधेरे में टॉर्च को टटोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, मोहित के हाथ टॉर्च नहीं लगती है। मोहित अंधेरे में पूरी मेज पर हाथ घुमाकर देख लेता है, लेकिन उसके हाथ टॉर्च नहीं लगती। वह सोचता है शायद टॉर्च नीचे गिर गई है, लेकिन अंधेरे में वह कैसे ढूंढता। वह अपने बैग से दूसरी टॉर्च निकालता ही है। इतने में ही एक बार फिर टॉर्च की रोशनी जलती है, लेकिन इस बार रोशनी मेज या उसके आसपास से नहीं, बल्कि विला के कमरे के दरवाजे से आती है। जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनकी टॉर्च दरवाजे की चौखट पर पड़ी थी। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। शोभा कहती है, मोहित, यह टॉर्च तो यहां थी, क्या तुमने? मोहित कहता है, अरे नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं। दीपक, क्या तू था? दीपक कहता है, अरे मैं अंधेरे में यार, मुझे तो लगता है यह कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड प्लेस है। मोहित कहता है, जो भी है, हमें यहां की आत्मा को एनकाउंटर करना होगा, हमें उसका सामना करना ही होगा। मोहित धीरे धीरे जलती हुई टॉर्च के करीब जाता है और कहता है, यहां कौन है? जो भी है, सामने आओ। मोहित के यह कहते ही शोभा जल्दी से दीपक के पास आकर खड़ी हो गई। दीपक ने कहा, अरे मैडम, इतना डरने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ।
शोभा अजीब सा मुंह बनाकर दीपक के पास से हटकर मोहित के पास खड़ी हो गई। मोहित इस स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता था, इसीलिए उसने शोभा का हाथ पकड़कर उसका हौसला बढ़ाया। कुछ देर तक जब सब कुछ शांत रहा, तब मोहित ने दीपक से कहा, दीपक, इंफ्रारेड थर्मामीटर निकालो। दीपक सोफे के पास देखता है, लेकिन वहां बैग नहीं था। दीपक कहता है, बैग शायद गाड़ी में ही है। मोहित कहता है, हम तुम्हें उठाने के चक्कर में बैग लाना भूल ही गए, क्या तुम लेकर आ सकते हो? दीपक कहता है, हाँ मैं अभी आया। दीपक गाड़ी से बैग लेकर वापस आता है, लेकिन जो दरवाजे कुछ समय पहले खुले थे अब वह बंद थे। दीपक सोचता है, मोहित ने यह दरवाजे क्यों बंद कर दिए? दीपक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वहीं दूसरी ओर मोहित टॉर्च उठाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। वह देखता है कि वह कमरा एक बेडरूम है, एक पुराना सा बेड जिसके गद्दे उधड़े पड़े हैं। कमरे का सामान इधर उधर जमीन पर बिखरा हुआ है, जगह जगह केवल जाले दिखाई दे रहे हैं। दीवार पर एक तस्वीर टंगी है जिसमें एक आदमी और औरत की तस्वीर है। शोभा भी मोहित के पीछे थी, वह भी आसपास की चीजों को बहुत अच्छी तरह से देख रही थी। मोहित भी उस कमरे की एक एक चीज को उठाकर देख रहा था। उसी समय मोहित की नजर दरवाजे पर खड़े दीपक पर जाती है। दीपक चुपचाप खड़ा था। मोहित कहता है, अरे दीपक, तू अभी तक यहीं पर है? तुझे कहा था ना जाकर बैग लेकर आ। इतना कहकर दीपक चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन तभी मोहित के कानों में दरवाजा पीटने की आवाज आती है। मोहित और शोभा एकदम डर जाते हैं। शोभा कहती है, यह आवाज कहां से आ रही है? मोहित कहता है, शायद बाहर से ही आ रही है। मोहित और शोभा तुरंत हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि विला का मुख्य दरवाजा खटखटा रहा है। मोहित कहता है, मैं देखता हूं। शोभा मोहित के पीछे पीछे चल रही थी। मोहित जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने दीपक खड़ा था। दीपक गुस्से में कहता है, क्या यार, तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? ऐसी जगह पर दरवाजा बंद करने का कोई मतलब है क्या? मोहित हैरानी से कहता है, क्या दरवाजा मैंने बंद किया? लेकिन तू तो बिल्कुल अभी बाहर गया था। दीपक अजीब तरह से मुंह बनाता है और मोहित को देखता है। वह कहता है, एक तो मुझे बाहर भेज के दरवाजा बंद करके बैठ गया और अब पता नहीं क्या अनशन बक रहा है, और मैं कितनी देर से दरवाजा पीट रहा हूं, लेकिन किसी को आवाज नहीं आ रही। यह ले बैग, निकाल, इसमें से क्या निकालना है? मोहित कुछ नहीं कहता, लेकिन वह समझ चुका था कि उस समय उसने दीपक को नहीं बल्कि किसी आत्मा को देखा था जो दीपक का रूप लिए हुए थी। शोभा भी यह बात समझ चुकी थी, लेकिन दोनों ही शांत थे। शोभा को मोहित की बात अच्छी तरह याद थी कि हमें अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने देना है। मोहित बैग से इंफ्रारेड थर्मामीटर निकालता है। यह ऐसा थर्मामीटर है जो बदलते तापमान को तुरंत नोट करता है। शोभा पूछती है, मोहित, यह क्या है? मोहित कहता है, यह थर्मामीटर है। देखो, जहां भी आत्मा भूत प्रेत रहते हैं वहां का टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा नीचे गिरा हुआ होता है। हम अभी इस जगह का टेम्परेचर देखते हैं, वो क्या है, फिर हम अलग अलग जगह जाकर टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश करेंगे। शोभा पूछती है, उससे क्या होगा? मोहित कहता है, उससे यह पता चलेगा कि आखिर आत्मा है कहां, क्योंकि जब तक हम आत्मा की स्थिति का पता नहीं लगा लेते तब तक हम उसे एनकाउंटर नहीं कर सकते। उसे मोक्ष दिलाने के लिए भी हमें उस जगह पर जाना होगा जहां पर वह आत्मा रहती है। मोहित थर्मामीटर से उस जगह का टेम्परेचर नापता है जो उस समय 16 डिग्री था। फिर वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां पर टॉर्च पड़ी थी। उस कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। कमरे के हर एक कोने में 16 डिग्री ही टेम्परेचर दिख रहा था। मोहित कहता है, मुझे नहीं लगता यहां कुछ है, हमें दूसरे कमरे में देखना चाहिए। उस हॉल में नीचे की ओर 4 कमरे बने थे, जबकि सीढ़ियों से ऊपर जाने पर 3 कमरे थे। मोहित और उसके साथी दूसरे कमरे में जाते हैं। वह देखते हैं कि वह कमरा पूरी तरह से खाली है और दीवार पर अलग अलग तरह की ड्राइंग बनी है, जैसे कोई बच्चा ड्राइंग करता है। मोहित और दीपक उस कमरे में भी थर्मामीटर को हर जगह लेकर जाते हैं, लेकिन सब जगह 16 डिग्री टेम्परेचर था। दीपक कहता है, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। तभी शोभा कहती है, हम इस थर्मामीटर से कैसे पता करेंगे कि आखिर आत्मा है कहां? ऐसा भी तो हो सकता है कि वह हमें देख रही हो और जहां हम जा रहे हों वह आत्मा वहां से हट जाती हो। तो ऐसे में थर्मामीटर कैसे काम करेगा? मोहित कहता है, करेगा। वह स्थान जहां पर उस आत्मा का सबसे ज्यादा बसेरा रहा है, यानी कि जहां वह आत्मा अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, मीटर का टेम्परेचर वहां गिरता हुआ दिखाई देगा, भले ही आत्मा उस जगह पर हो या ना हो। और एक बार हमें उस आत्मा के बसेरा का पता चल गया तो हमारे लिए उससे कांटेक्ट करना काफी आसान हो जाएगा। मोहित और उसके साथी अब तीसरे कमरे में जाते हैं। वह कमरा एक स्टडी रूम था जहां पर बहुत सारी किताबें रखी थीं।
आधे से ज्यादा किताबें जमीन पर गिरी हुई थीं। वहां भी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। इसी तरह वह चौथे कमरे में जाते हैं। वह एक किचन था। उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिलता। वे लोग थक हार कर वापस हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। मोहित थर्मामीटर को मेज पर रखकर कहता है, नीचे तो कुछ नहीं है, हमें ऊपर ही देखना होगा। तभी उसे ध्यान आता है कि हाँ, जब वह विला के बाहर था तब उसने ऊपर की खिड़की पर किसी साए को देखा था। मोहित इतना ही सोचता है कि तभी उसका थर्मामीटर बजने लगता है। अचानक थर्मामीटर के बजने से तीनों एक साथ उस मीटर को देखते हैं जिसमें टेम्परेचर तेजी के साथ नीचे गिर रहा था। गिरते गिरते वह बिल्कुल माइनस में चला जाता है। मोहित अपने आसपास देखता है। वह अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। थर्मामीटर में टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिर जाता है और वह मशीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि अपने आप फट जाती है। अचानक हुए इस हादसे से शोभा बुरी तरह चिल्लाती है। दीपक शोभा को संभालता है और तभी ऊपर के कमरे से सामान के गिरने की आवाज आने लगती है। मोहित शोभा से पूछता है, आर यू ओके शोभा? शोभा हाँ में सिर हिलाती है। मोहित कहता है, गुड, हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा। वे लोग जल्दी से ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने का कमरा, जिसका दरवाजा तो खुला था लेकिन मकड़ी के जालों ने उसे बंद कर रखा था। आवाज उसी कमरे से आ रही थी। तीनों दरवाजे के बाहर खड़े थे लेकिन अभी भी उनके कानों में सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। तीनों एक साथ पलटकर सीढ़ियों को देखते हैं। ठक 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 ठक। वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कोई सीढ़ियों पर बार बार चढ़ और उतर रहा है। मोहित कहता है, डोंट वरी, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, चलो इस कमरे में चलते हैं। मोहित और दीपक हाथ से कमरे के दरवाजे के जालों को हटाते हैं, जो काफी मशक्कत के बाद हटते हैं। वे लोग जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि दीवारों पर जगह जगह खून की छींटें हैं जो बिल्कुल ताजा लग रही हैं। यह देखकर तीनों की हैरानी की हद नहीं रहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो कमरा मकड़ी के जालों से बंद है, उस कमरे के अंदर ताजा खून के छींटे। इन जालों को बनने में भी कई साल लगे होंगे। उन ताजे खून के छींटे और दुर्गंध को महसूस करके शोभा के चेहरे पर डर पैदा होने लगा। मोहित कहता है, शोभा, तुम्हें मेरी बात याद है ना? शोभा कहती है, हाँ मोहित, मुझे याद है। उस कमरे में भी एक बेड पड़ा था जिसका काफी बुरा हाल था। उस पर भी खून के काफी सारे धब्बे लग रहे थे। मोहित टॉर्च से जब उन धब्बों को देखता है तो धीरे धीरे वह लाल धब्बे काले धब्बों में बदलते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर शोभा को ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा। शोभा ने तुरंत अपना हाथ झटका और अपने बराबर में देखा। वहां कोई नहीं था। शोभा ने धीरे से कहा, मोहित, अब क्या? मोहित अपने कंधे से बैग उतारता है और एक काला धागा निकालता है। वह उस काले धागे पर कुछ पढ़ता है। इसके बाद वह दीपक के बैग को लेता है और उसमें से 4 कीले निकालता है। मोहित काले धागे को थोड़ा थोड़ा तोड़कर 4 कीलों में बांध रहा था। इसी बीच शोभा की नजर कमरे में रखे आईने पर पड़ती है। वह पाती है कि उस आईने में वह बेहद खूबसूरत लग रही है। वह धीरे धीरे उस आईने के करीब जाती है और जैसे ही वह बिल्कुल करीब पहुंचती है तो एकदम डर जाती है, क्योंकि उसके कंधे पर उसे बेहद डरावनी लड़की बैठे दिखाई देती है, जिसके पैरों से खून बह रहा था। हाथों के नाखून बहुत बड़े थे। चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन शोभा चीख नहीं पाती और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके गिरते ही मोहित और दीपक का ध्यान शोभा की ओर जाता है। दीपक घबराकर कहता है, ओह माय गॉड, शोभा को क्या हो गया? मोहित तुरंत अपना काम छोड़कर शोभा को संभालता है। दीपक शोभा के मुंह पर पानी की बूंदें छिड़कता है, जिससे शोभा एकदम अजीब ढंग से आंखें खोलती है। इस तरह अजीब ढंग से शोभा की आंखें खोलने पर दीपक भी घबराकर थोड़ा पीछे हट जाता है। शोभा खांसने लगती है। वह थोड़ा पानी मांगती है। मोहित कहता है, शोभा, अपने आप को संभालो, इस तरह से कमजोर पड़ने से कुछ काम नहीं बनेगा, हमारी जान पर भी बन सकती है। दीपक शोभा को पास में रखी कुर्सी पर बैठा देता है और मोहित की मदद करने लगता है। अचानक उस कमरे की खिड़की खुल जाती है और एक बार फिर मोहित का ध्यान उस साए पर चला जाता है जिसे उसने विला के बाहर से देखा था। वह समझ जाता है कि यही वह कमरा है जहां आत्मा बसती है। मोहित दीपक से कहता है, दीपक, जल्दी से हथौड़ी निकाल कर दो। दीपक जल्दी से एक छोटी हथौड़ी निकालकर मोहित को देता है। मोहित उन कीलों को कमरे के चारों कोनों में गाड़ने वाला था, लेकिन जैसे ही वह पहली कील गाड़ने की कोशिश करता है, दीवार से खून बहने लगता है। दीपक यह देखकर घबरा जाता है। वह कहता है, मोहित, मुझे तो यह जगह ज्यादा डेंजर लग रही है, क्या करें? यहां से निकल चले? मोहित कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम रतनलाल जी को क्या जवाब देंगे कि हम खाली हाथ वापस आ गए?
वह यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस विला में एक दुष्ट आत्मा का वास है। हम उनसे यह भी नहीं कह सकते कि यहाँ कोई आत्मा मिली ही नहीं, क्योंकि वह यहाँ आ चुके हैं। और मैं उनसे झूठ भी नहीं कह सकता कि मैंने उस आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मोहित और दीपक बातें कर ही रहे थे कि उस कमरे की खिड़की जोर जोर से खटखट करके बजने लगी। और हैरत की बात यह थी कि ना बाहर हवा चल रही थी, न कमरे में कोई हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी वह खिड़की अचानक बुरी तरह खटखट करने लगी। मोहित और दीपक उस खिड़की को बहुत ही गौर से देखते हैं, लेकिन जैसे ही मोहित की नजर कुर्सी पर बैठी शोभा पर पड़ती है, वह शोभा को देखकर हैरान रह जाता है। शोभा अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। मोहित को अब डर लगने लगता है। वह सोचता है कि शोभा तो हल्की सी आहट से भी डर रही थी और अब इन खिड़कियों को देखकर हंस रही है। मोहित घबराते हुए शोभा की तरफ बढ़ता है और तभी विला के बाहर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। मोहित शोभा की तरफ ना बढ़ते हुए अब सीधा खिड़की की तरफ जाता है। दीपक भी खिड़की से दूसरी ओर झांकता है। वह चीखें लगातार आ रही थीं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक कहता है, यह आवाज तो बाहर से ही आ रही है। मोहित कहता है, वह आत्मा जागृत हो चुकी है। अब हमें जल्दी से उसे नियंत्रित करना होगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मोहित अपने बैग से तंत्र मंत्र के कुछ सामान निकालने लगता है कि तभी उसकी नजर कुर्सी पर पड़ती है, जहां पर अब शोभा नहीं थी। मोहित हैरानी से कहता है, दीपक, शोभा कहां गई? दीपक भी हैरानी से कुर्सी की तरफ देखता है और कहता है, पता नहीं, वह तो अभी यही थी। मोहित कहता है, अरे उसे ढूंढो, उसकी जान खतरे में है। मोहित और दीपक जल्दी से बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं कि शोभा तो नीचे खड़ी है और किचन की तरफ जा रही है। मोहित शोभा को आवाज लगाता है, शोभा रुको, कहां जा रही हो? शोभा झटके से मोहित की तरफ देखती है और दोबारा एक लंबी स्माइल देती है, जिसे इस बार दीपक ने भी देखा था। शोभा तो मुस्कुराकर सीधे किचन में चली जाती है, लेकिन मोहित और दीपक एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। दीपक कहता है, सच में शोभा की जान खतरे में है, अब हम क्या करेंगे? मोहित कहता है, सबसे पहले तो उसे पकड़ो। मोहित और दीपक तेजी के साथ नीचे जाते हैं। जैसे ही वह किचन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि शोभा चाकू से सेब काट रही है। यह देखकर मोहित और दीपक दोनों हैरान रह जाते हैं कि इतने पुराने विला में एक ताजा सेब क्या कर रहा है। अगले ही पल मोहित देखता है कि जैसे ही सेब के टुकड़े कटकर अलग हो रहे हैं, वह सड़ते जा रहे हैं। मोहित शोभा से कहता है, शोभा, चलो बाहर चलो, यहां रुकना सही नहीं है। शोभा एक बार फिर झटके से मोहित की तरफ देखती है। शोभा की आंखें सामान्य से ज्यादा फैल जाती हैं। वह एक शैतानी मुस्कान दिखाते हुए चाकू से अपनी उंगली को काटने लगती है। मोहित की नजर जब शोभा के हाथों पर जाती है तो मोहित घबरा जाता है। वह भागकर शोभा का हाथ पकड़ता है, लेकिन शोभा मोहित के कंधे पर काट लेती है। मोहित चिल्ला उठता है। जैसे तैसे करके दीपक शोभा को मोहित से अलग करता है और शोभा जोर जोर से हंसने लगती है। दीपक मोहित से कहता है, मुझे लगता है शोभा पजेस हो चुकी है, तुम इससे दूर ही रहो। मोहित शोभा से कहता है, देखो, तुम जो कोई भी हो, अपने असली रूप में आओ और मेरी दोस्त का शरीर छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, वरना तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। यह सुनकर शोभा और जोर से हंसने लगती है। मोहित और दीपक एक दूसरे को घबराकर देखते रहते हैं। शोभा अचानक हंसना बंद करती है और अपना चेहरा गुस्से में कर लेती है। फिर वह एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। यह देखकर मोहित और दीपक शर्म से चूर चूर हो जाते हैं और वहां से चुपचाप भाग जाते हैं। दीपक कहता है, यार मोहित, अब शोभा को कैसे बचाएंगे? हम आत्मा को ढूंढ रहे थे और आत्मा ने तो शोभा का शरीर ही ढूंढ लिया। मोहित कहता है, मैंने शोभा को समझाया था कि वह बिल्कुल भी ना डरे, बिल्कुल भी अपने चेहरे पर डर जाहिर ना होने दे। यह सब उसी का फल है। फिलहाल हमें कुछ करना होगा। लाओ, बैग में क्या क्या है निकालो। मोहित इतना ही कहता है और हॉल में रखा सारा सामान अपने आप ही इधर उधर खिसकने लगता है। मोहित की जिंदगी में यह सबसे खतरनाक लम्हा होता है, जब वह सामान को अपने आप इधर उधर हटते हुए देखता था। ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि पहले 3-4 केसेस में भी ऐसा हुआ था। हालांकि मोहित को इन सब की आदत थी, लेकिन फिर भी हर बार एक नया डर बना रहता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कौन सी आत्मा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। मोहित इस बार भी हिम्मत से काम ले रहा था। वह सामान को अनदेखा करते हुए बैग से एक नीले कांच की बॉल को निकालता है। वह उस बॉल के साथ कुछ तांत्रिक क्रिया करने वाला था, लेकिन तभी दीवार से सटी मेज पर रखा एक फूलदान हवा में उड़ता हुआ आता है और तुरंत ही मोहित के हाथ की उस बॉल को तोड़ देता है।
मोहित इस बार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह काफी हैरान हो जाता है। वह दीपक से कहता है, दीपक, यह जो कोई भी है काफी शक्तिशाली है। मुझे लगता है हमें पहले इस विला से बाहर ही निकलना होगा। दीपक कहता है, मैं भी तो तुमसे यही कह रहा था। मोहित कहता है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। वे लोग जैसे ही विला के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, विला के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और साथ ही शोभा के चिल्लाने की आवाज आती है, मोहित, दीपक, बचाओ, मुझे बचाओ। शोभा की आवाज किचन से ही आ रही थी। मोहित और दीपक जल्दी से किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां शोभा है ही नहीं। मोहित कहता है, अरे शोभा तो यही थी ना। मोहित ने इतना कहा ही था कि एक बार फिर शोभा की आवाज आती है, मोहित, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। इस बार आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी। दीपक और मोहित कुछ सोचते समझते नहीं हैं और तुरंत ऊपर उसी कमरे में जाते हैं जहां पर उन्हें खून के छींटें दिखाई दी थीं। वे लोग देखते हैं कि शोभा कमरे की खिड़की में, जो कि बिल्कुल फ्रंट की तरफ थी, बाहर की ओर पैर करके बैठी है। शोभा उस समय बिल्कुल निर्वस्त्र थी। मोहित और दीपक को समझ नहीं आता कि अब वह क्या करें, अपनी नजरों को झुकाए रखें या फिर शोभा को बचाएं। मोहित कहता है, शोभा, ये तुम क्या कर रही हो? उधर पैर क्यों किए हैं? देखो इधर आ जाओ, ये सही नहीं है, नीचे गिर जाओगी। शोभा कोई जवाब नहीं देती। मोहित अपनी जैकेट उतारता है और धीरे धीरे शोभा की तरफ बढ़ता है। दीपक धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। इधर मोहित शोभा से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है, देखो, मैं जानता हूं तुमने मेरी दोस्त के शरीर में वास कर लिया है। मैं तुम्हें अभी भी वार्निंग देता हूं कि तुम इसके शरीर को छोड़ दो। देखो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम क्यों परेशान हो? क्यों यहां आने वाले लोगों को मार देती हो? तुम कौन हो? बताओ मुझे। तभी शोभा एक गुर्राती हुई आवाज में कहती है, नहीं बताऊंगी मैं कौन हूं। यह सुनने के बाद मोहित को यह कंफर्म हो जाता है कि आत्मा एक फीमेल है। वह आगे कहता है, लेकिन क्यों? तुम्हें बताना होगा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। आखिर तुम्हारी आत्मा इतनी परेशान क्यों है? शोभा अपने दोनों पैर वापस अंदर की तरफ मोड़ती है। मोहित शोभा का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर कई जगह कट के निशान थे। होंठ और मुंह खून भरा हुआ था। बाल बुरी तरह से बिखरे और रुखे थे। एक पल को तो मोहित को यह लगा ही नहीं कि यह लड़की शोभा ही है। उस आत्मा ने कुछ ही देर में शोभा का इतना बुरा हाल कर दिया था। लेकिन अगले ही पल मोहित अपनी नजर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे शोभा को देखने में शर्म भी आ रही थी। और यह देखते ही शोभा मुस्कुराने लगती है। शोभा गुस्से में कहती है, नजरें नीचे क्या करता है? ऊपर देख, आ मेरे करीब, मैं तेरा नाश करूंगी। मोहित को समझ नहीं आता कि अब वह क्या कहे। वह नजरें झुकाए हुए ही कहता है, देखो, तुम यह अच्छा नहीं कर रही हो। मैं अभी भी कहता हूं, इसके शरीर को छोड़ दो। शोभा कहती है, नहीं छोड़ूंगी, कर ले जो करना है। इतना कहते ही शोभा तुरंत उल्टे होकर ही खिड़की से नीचे गिर जाती है। मोहित चीखता हुआ उसको बचाने जाता है और जैसे ही वह नीचे देखता है तो पाता है कि शोभा हवा में लटकी हुई है और मोहित को देखकर जोर जोर से हंस रही है। मोहित यह देखकर अपने दिल को थाम लेता है। वह बहुत बुरी तरह घबरा गया था। और फिर अचानक शोभा का शरीर झटके से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी दीपक शोभा को पकड़ लेता है। मोहित की जान में जान आती है। मोहित अपनी जैकेट ऊपर से ही नीचे फेंक देता है। दीपक तुरंत शोभा के शरीर को ढकता है। अब मोहित भी जल्दी से नीचे की तरफ जाता है। वह देखता है कि दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही वह खुद दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। मोहित गुस्से में अपने पैर पटकता रह जाता है। दूसरी तरफ से दीपक भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। मोहित हिम्मत करके दोबारा अपने बैग में हाथ डालता है। इस बार वह एक रुद्राक्ष की माला निकालता है और अपने सीधे हाथ में लपेट लेता है। मोहित अपने जूते उतारकर नंगे पैर जमीन पर खड़ा हो जाता है। वह अपने शरीर की एक अजीब मुद्रा बनाता है, जैसे किसी के आगे नतमस्तक हो रहा हो। साथ ही साथ वह मंत्रों का जाप करता है। लेकिन तभी विला का मुख्य दरवाजा अपने आप खुलता है और दीपक जमीन में अपने आप ही घसीटता हुआ हॉल के अंदर आ जाता है। मोहित की नजर जैसे ही बाहर पड़ती है, वह देखता है कि बाहर बहुत जोर से आंधी आ रही है। अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मोहित दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब दीपक की आह मोहित का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। मोहित जब भी कोई तांत्रिक क्रिया करने जा रहा था, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि उसे अपनी क्रिया रोकनी पड़ती थी। इस बार वह दीपक के सिर से निकलते खून को साफ करने लगता है। दीपक कहता है, शोभा, शोभा ऊपर है, वह हमें मार देगी। मोहित कहता है, क्या वह अपने आप ऊपर? दीपक कहता है, हाँ,
मैंने उसे पकड़ लिया था। जैसे ही मैंने उसे जैकेट पहनाई, उसने मुझे जोर से धक्का दिया और खुद हवा में उड़ती हुई वापस खिड़की पर जा बैठी। मैं तेरे पास आने के लिए खड़ा ही हुआ था कि तभी एक अदृश्य शक्ति मुझे खींचती हुई इस घर के अंदर ही ले आई। मोहित कहता है, समझ नहीं आ रहा कि इस आत्मा को काबू में कैसे करूं। मैं जब भी कोई क्रिया करने जाता हूं, यह तभी टांग अड़ा देती है। मोहित और दीपक यह सोच ही रहे थे कि आखिर अब क्या करें कि तभी उनके कानों में चूड़ियों के टूटने की आवाजें आने लगती हैं। देखते ही देखते सीढ़ियों से बहुत सारी चूड़ियां टूट टूट कर नीचे की तरफ गिरती हैं। मोहित और दीपक जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। दीपक कहता है, मोहित, तू इन सब पर ध्यान मत दे, जो काम करने का है वह कर। हमारा ध्यान बांटने के लिए ही इस तरह की घटनाएं कर रही है। मोहित हां में सिर हिलाता है और एक बार फिर उसी मुद्रा में खड़ा हो जाता है। वह लगातार किसी मंत्र का जाप कर रहा था। इस बीच उसे विला के अंदर से अलग अलग तरह की आवाजें आने लगती हैं, जैसे चूड़ियों के टूटने की आवाज, फल सब्जियों के कटने की आवाज, गिलास गिरने की आवाज। लेकिन इस बार मोहित अपना ध्यान नहीं भटकाता। वह लगातार मंत्रों का उच्चारण जारी रखता है। तभी ऊपर के कमरे से शोभा गुस्से में नीचे आती है। वह अजीब तरह से चल रही थी। उसके पैर आधे टेढ़े होकर इधर उधर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह न चाहते हुए भी नीचे आ रही है। जब शोभा सीढ़ियों की ग्रिल को पकड़ी हुई थी, तब वह बदली हुई आवाज में बोलती है, कौन है तू? चला जा यहां से, मेरी बेटी को छोड़ दे। मोहित इसका कोई जवाब नहीं देता। वह अपने मंत्रों को जारी रखता है। शोभा एक बार फिर कहती है, चला जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। शोभा की आवाज में एक बेबसी थी। शोभा की यह आवाज कुछ देर पहले की आवाज से अलग थी। ऐसा लग रहा था कि शोभा के शरीर में अब शायद किसी और की आत्मा भी निवास कर गई है। इस बात ने मोहित का ध्यान भटकाया तो था, फिर भी मोहित ने अपने मंत्रों का उच्चारण छोड़ा नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे थे। क्या यहां दो आत्माएं हैं? आखिर यह दूसरी आवाज किसकी है? और भी बहुत कुछ। शोभा की आंखों की कठपुतलियों का रंग धीरे धीरे काले से ग्रे रंग का होने लगता है। चेहरे की नसें पारदर्शी होकर दिखने लगती हैं। वह जबरदस्ती सीढ़ियों की ग्रिल को पकड़ी हुई थी, जैसे नीचे नहीं आना चाहती, लेकिन उसके पैर न चाहते हुए भी एक एक सीढ़ी पार कर रहे थे। जब मोहित अपने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोकता तो शोभा बहुत तेजी के साथ चिल्लाती है, इतनी तेजी के साथ कि मोहित की आवाज भी दब जाती है। और फिर किचन से एक चाकू हवा में लहराता हुआ दीपक के दाएं हाथ पर लग जाता है। दीपक भी दर्द से कराह उठता है। तब जाकर मोहित अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि उसका दोस्त जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा है और शोभा एक भयानक चेहरा लिए नीचे आ रही है। मोहित का दिल तेज धड़कने लगा था। अब उसने मंत्रों का उच्चारण बदल दिया था और फिर देखते ही देखते शोभा सीढ़ियों पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही शोभा बेहोश होती है, सबसे पहले मोहित दीपक को उठाता है और उसके हाथ से चाकू निकालता है। मोहित घबराते हुए कहता है, यार दीपक, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूं। दीपक कहता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, हम यहां से ऐसे बचकर नहीं जा सकते। मोहित पास में ही पड़ी एक गंदी चादर से दीपक का हाथ बांध देता है ताकि उसका खून न बहे। फिर वह जल्दी से शोभा को नीचे लाकर सीढ़ियों की ग्रिल से बांध देता है। दीपक भी मोहित की जितनी मदद कर सकता था वह करता है। मोहित कहता है, दीपक भाई, तू एक काम और कर, ऊपर के कमरे की खिड़की बंद करके आ, क्योंकि उस आत्मा का पसंदीदा स्थान वही है। अगर यह वहां पहुंच गई तो इसकी शक्ति में एक बार फिर इजाफा हो जाएगा। हमें इसे किसी भी तरह उस कमरे में जाने से रोकना है। इसके बाद मोहित अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है जिसमें कुछ हल्दी और सिंदूर था। वह दोनों को मिलाकर शोभा के माथे पर लगा देता है। उसके बाद वह थोड़ा सरसों का तेल लेता है और शोभा के पैर के तलवों पर मसलता है। अब क्योंकि मोहित पूरी तरह से तंत्र विद्या में माहिर नहीं था, इसीलिए वह अपने साथ हमेशा एक किताब रखता था। वह किताब तंत्र मंत्र की दुनिया की एक ऐसी किताब थी जिसमें बहुत सारे श्लोक और ऐसी विधि लिखी हुई थी जिससे कि आत्मा को मोक्ष दिलाया जा सकता है। मोहित वह किताब खोलता है और उसमें से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करता है। धीरे धीरे शोभा वापस होश में आने लगती है। सबसे पहले वह तेज तेज सांसें लेती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह अपना मुंह बहुत ज्यादा बड़ा करके चिल्लाती है। जैसे ही वह चिल्लाना शुरू करती है, उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकल कर आता है। मोहित की नजर शोभा के नाखूनों पर पड़ती है जो पूरी तरह से काले हो गए थे। शोभा अपने आप को बंधन से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। इसके बाद मोहित सिंदूर को थोड़ा गीला करता है और उसे अपने अंगूठे पर लगाकर शोभा के माथे पर दबाता है। वह कहता है, तुम्हें बताना होगा तुम कौन हो और यह जगह क्यों नहीं छोड़ रही हो।
जो शोभा अभी तक बुरी तरह चिल्ला रही थी, अब वह रोने लगती है, धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसका शरीर भी सामान्य होने लगता है। शोभा अपनी सामान्य सी आवाज में कहती है, मैं मोहिनी हूं, मोहिनी बत्रा। यह विला मेरा है। इसे मेरे पापा ने मेरे लिए ही बनवाया था। शहर से दूर इस शांति भरे माहौल में यह विला अपने समय के सबसे खूबसूरत विला में से एक था। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ अक्सर गर्मियों में समय बिताने आती थी। इसके अलावा पापा के एक बहुत करीबी दोस्त रामविलास यहाँ की देखभाल करते थे। वह पास के ही गांव के जमींदार के बेटे थे। इस विला की देखभाल के बदले मेरे पापा रामविलास को अच्छी खासी तनख्वाह दिया करते थे। यह विला शुरू से विला नहीं था, बल्कि यह मेरे परदादा के जमाने की हवेली थी। लेकिन जब परिवार में मेरा जन्म हुआ, तब मेरे दादाजी ने यह हवेली मेरे पिताजी के नाम कर दी। हमारे परिवार में संतानों में कई पीढ़ियों बाद एक लड़की ने जन्म लिया था। पोती के जन्म की खुशी में मेरे दादाजी ने इस हवेली को मेरे पिताजी के नाम कर दिया था। लेकिन वह हवेली पुराने जमाने की थी, उसमें आज के जैसे नई चमक नहीं थी। इसीलिए मेरे पिताजी ने हवेली का कुछ हिस्सा तुड़वाकर इसे विला बनाने की सोची, और उन्होंने बनाया भी, और मुझे पसंद भी बहुत आया। मैं अधिकतर गर्मियों में ही यहाँ समय बिताने के लिए आती थी। मुझे वह साल आज भी अच्छी तरह से याद है। उस साल मैं हमेशा की तरह अपने परिवार के साथ गर्मियों में समय बिताने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह ठंड का समय था। मेरी कुछ महीनों से तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे टीबी हो गया था, और इसलिए डॉक्टर ने मुझे प्रकृति के बीच रहने की सलाह दी थी। मैं जितनी शुद्ध वायु लेती, मेरी बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक होती। इसीलिए पापा ने मुझे कुछ महीनों के लिए यहाँ भेज दिया। लेकिन अचानक हमें ठंड के समय यहाँ पाकर रामविलास जी के चेहरे पर चिंता जाहिर हुई। उस समय हम उनकी चिंता की वजह समझ नहीं पाए। हमें लगा शायद साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं की होगी, इसलिए हमें अचानक देखकर घबरा गए। लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। इतना कहकर शोभा चुप हो जाती है। मोहित शोभा से पूछता है, क्या हुआ था? क्या हुआ था तुम्हारी और तुम्हारी मां के साथ? शोभा कहती है, हम दोपहर के समय यहां पहुंचे थे। फ्रेश होने के बाद मैं और मेरी मां सो गए, और जब हमारी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। मां ने रामविलास जी से खाने का इंतजाम करने के लिए कहा था। रामविलास विला से बाहर खाने बनाने का सामान लेने चला गया। उसे गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। वह अभी तक लौटा नहीं था। मुझे और मेरी मां दोनों को ही उनकी चिंता हुई। मेरी मां ने मुझसे कहा, पता नहीं रामविलास को कुछ हो तो नहीं गया। मैंने अपनी मां से कहा, वह तो अच्छे भले लग रहे थे, हो सकता है किसी और काम में लग गए हों। आप परेशान मत हो, वह आ जाएंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। बाहर दरवाजे पर डोरबेल लगी हुई है, लेकिन फिर भी किसी ने विला के दरवाजे को पीटा। मैंने मां से कहा, लो आ गए चाचा। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने गई। बाहर देखा तो 2 आदमी थे, और वे आपस में हंसकर बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों आदमियों ने मुझे देखा, उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वे मुझे बहुत ही गौर से देखने लगे। मैं भी उन 2 अनजान लोगों को देखकर थोड़ी हैरान थी। कुछ देर में शांत रही कि शायद वे लोग अपना परिचय दें, लेकिन उन्होंने मुझसे ही सवाल किया कि रामविलास कहाँ है। मैंने कहा, वह तो बाहर हैं, सामान लेने गए हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं? उनमें से एक आदमी, जिसका नाम सतीश था, वह बोला, मैं सतीश हूं, रामविलास का दोस्त हूं, और यह कैलाश है। हमें रामविलास से मिलना है। यहां की देखभाल वही करता है ना? मैंने कहा, हाँ। इतने में ही मेरी मां भी आ गई और उन दोनों के बारे में पूछने लगी। तो मैंने बता दिया कि चाचा के जानने वाले हैं। यह सुनने के बाद कि यह दोनों रामविलास जी के जानने वाले ही हैं, मेरी मां ने उन दोनों को अंदर बुला लिया और कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। लगभग 15 मिनट बाद रामविलास भी घर आ गया। रामविलास उन दोनों को देखकर हैरान हुआ। रामविलास ने कहा, अरे सतीश, कैलाश, तुम दोनों यहां? रामविलास थोड़ा घबराया हुआ था। सतीश ने कहा, हाँ, हम यहां से गुजर रहे थे। हमने सोचा तुझसे मिलते चलें। यह सुनते ही हमारी नजर घड़ी पर पड़ी, जो उस समय रात के 10 बजा रही थी। हमें यह बात थोड़ी अटपटी लगी कि गांव के माहौल में रात के 10 बजे भला कौन किसके घर जाता है। खैर, हमने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। रामविलास किचन में खाना बनाने में व्यस्त हो गया। मैं और मेरी मां बाहर हॉल में ही खाने का इंतजार करने लगे। मैं सोफे पर बैठी थी, और सोफे से किचन के अंदर का सारा नजारा साफ दिखाई देता था। उस समय मैं सोफे पर बैठे एक मैगजीन पढ़ रही थी, लेकिन अचानक मेरी नजर किचन में गई तो मैंने देखा कि सतीश मुझे घूर रहा है। जैसे ही मेरी नजर सतीश की नजरों से टकराई, सतीश ने नजर चुरा ली और थोड़ा साइड हो गया। मुझे उस समय थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने मां से कुछ नहीं कहा। खाना बनने में थोड़ा समय था। मां किसी काम के लिए वापस अपने कमरे में गई। एक बार फिर मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 11 बज चुके थे।
अब मुझे सतीश और कैलाश थोड़े संदिग्ध लगे। किसी के भी घर रात इतने समय तक रुकना यह मुझे ठीक नहीं लगा। मैं तुरंत मां के पीछे उनके पास गई और उनसे इस बारे में कहा तो मां ने भी कहा, हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं रामविलास से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी इन लोगों को यहां से जाने दो। मेरा इतना कहना ही था कि तभी कैलाश की आवाज आई, अरे भाभी जी, खाना तैयार है, बाहर आ जाओ। मैं और मेरी मां बाहर चले गए। सोफे पर सतीश बैठा था और गंदी नजर से मुझे निहार रहा था। हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, लेकिन पता नहीं किचन में रामविलास और कैलाश आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। कुछ देर बाद सतीश भी किचन में चला गया। सतीश के पीछे दबे कदमों से मैं भी किचन के बाहर खड़ी हो गई। फिर मैंने सुना, अरे यार, थोड़ी सी दवा डाल दे, कुछ नहीं होगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। रामविलास कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। कैलाश कहता है, बस एक रात की बात है, कल तो हमसे गलती हो गई थी, हमने तुझसे कल भी माफी मांगी थी, हम आज के बाद होश हवास में यह सब करेंगे, तू हमारी बात का यकीन कर। रामविलास कहता है, नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता, मुझे वैसे ही कल रात से नींद नहीं आई है, उस लड़की की लाश अभी भी पीछे वाली हवेली में पड़ी है, तुमने उसे भी अभी तक ठिकाने नहीं लगाया, अगर भाभी ने देख लिया तो क्या होगा। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। लाश? पीछे किसी की लाश पड़ी थी और हमें खबर तक नहीं थी। मैंने आगे की कोई बात नहीं सुनी। मैं तुरंत मम्मी के पास गई और उनसे कहा, मम्मी, इन्हें बाहर निकालो, ये लोग सही नहीं हैं। मेरे चेहरे पर डर के साथ चिंता भी थी, लेकिन मेरी ये आवाज सतीश और कैलाश ने सुन ली थी। वे लोग तुरंत बाहर आए। उन्हें देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई और उन पर चिल्लाने लगी, चले जाओ यहां से, निकलो हमारे घर से। यह सुनते ही रामविलास भी बाहर आ गया और मुझे समझाने लगा, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम सब निकलो यहां से, निकलते हो या फिर पुलिस को बुलाऊं। इतना कहकर मैंने फोन उठाया ही था कि तभी सतीश ने मुझे पकड़कर दूर धक्का दे दिया। जैसे ही मेरी मां मुझे संभालने के लिए मेरे करीब आई, कैलाश ने उनके बाल को खींचकर उन्हें सीढ़ियों पर धकेल दिया। मेरी मां की उसी समय मौके पर मौत हो गई। उनके सिर से लगातार खून निकलने लगा। मैंने अपनी मां को उठाया, उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वह नहीं उठी। मैं उन तीनों को उल्टा सीधा बोलने लगी, लेकिन उन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सतीश और कैलाश के चेहरे पर तो जैसे कोई चिंता ही नहीं थी, वे लोग हंस रहे थे। रामविलास ने पहले तो मेरे करीब आने के लिए मना किया, लेकिन सतीश ने रामविलास को भी कई थप्पड़ मारे और उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर सतीश और कैलाश दोनों मेरे पीछे पड़ गए। मैं उनसे बचने के लिए पूरे विला में भागती रही। सतीश और कैलाश ने मुझे बहुत मारा, इतना कि मैं अधमरी हो गई, लेकिन मैं भी उनसे आखिरी सांस तक लड़ती रही। रामविलास, जो कि मुझे बचा सकता था, वह खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। मैं इस विला से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन रामविलास ने विला के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मैं जैसे तैसे करके अपने कमरे में पहुंच गई थी और खिड़की से कूदने वाली थी कि तभी सतीश और कैलाश ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद जब रामविलास कमरे में आया तो वह घबराता हुआ बोला, अगर यह जिंदा रही तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। रामविलास के इतना कहते ही कैलाश नीचे किचन में गया और चाकू लेकर आया। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती रही कि मुझे मत मारो, लेकिन उन तीनों ने मिलकर मेरे शरीर पर कई वार किए, मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया और तब तक चाकुओं से गोदते रहे जब तक मैं मर नहीं गई, मेरे और मेरी मां। ये मरने के बाद रामविलास को यह चिंता हुई कि वह सबको क्या जवाब देगा, और फिर तीनों ने मिलकर मुझे और मेरी मां को हवेली के पीछे वाले रास्ते में दफन कर दिया, और आज तक हमारी लाश किसी को भी नहीं मिली। जब मेरे पिताजी हमसे मिलने यहां आए तब रामविलास ने उनसे झूठ कहा कि हम दोनों तो यहां आए ही नहीं थे। यह सुनने के बाद कभी पिताजी ने आसपास ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। वह बस स्टैंड के पास ही हमें ढूंढते रहे और कच्चे रास्ते पर ढूंढते रहे। मेरे पिताजी को रामविलास की बातों पर बहुत यकीन था, इसीलिए उन्होंने उस पर शक करने की सोची भी नहीं। लेकिन मेरी आत्मा तड़पती रही। मैं रामविलास को नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने अपनी मौत के कुछ दिन बाद ही रामविलास को यहीं इसी विला में मार दिया। इतना कहकर शोभा जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसते ही विला के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगे। मोहित ने पूछा, रामविलास की मौत पर तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? तब तो उन्हें कुछ शक हुआ होगा। शोभा ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी बहुत बेवकूफ इंसान थे। उन्हें लगा रामविलास को किसी चोर डकैत ने मार दिया है। पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने भी यह सोचकर फाइल को बंद कर दिया कि किसी चोर ने रामविलास को मार दिया है।
और फिर धीरे धीरे आसपास के इलाकों में चोर डकैतों की संख्या बढ़ भी रही थी। इसीलिए किसी ने भी हमारी या रामविलास की मौत पर गौर ही नहीं किया। जंगलों के बीच बना यह विला जितना खूबसूरत पहले था, आज उतना ही डरावना है। और इसे डरावना रामविलास ने बनाया है। जैसे मैंने रामविलास को मार दिया, वैसे ही मैं यहां आने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं। मोहित कहता है, लेकिन इस तरह तुम्हारा बदला थोड़ी पूरा होगा। तुम आखिर कब तक इस तरह भटकती रहोगी? इससे अच्छा है कि मोक्ष की प्राप्ति कर लो। शोभा गुस्से में कहती है, नहीं, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक मैं सतीश और कैलाश को नहीं मारती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मोहित कहता है, सतीश और कैलाश को मारकर क्या तुम यह विला छोड़ दोगी? मोहिनी गुस्से में कहती है, नहीं, यह विला मेरा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मोहित कहता है, देखो, उन्हें उनके किए की सजा उन्हें बिल्कुल मिलेगी। जो जैसा करता है वैसे जरूर भरता है। तुम भगवान पर भरोसा रखो, उनके साथ भी बुरा होगा। तभी शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, मैंने किसका बुरा किया था जो मेरे साथ बुरा हुआ? मुझे किसका फल मिला था? मैं 21 साल की एक साधारण सी लड़की थी जो अपने सपने जीना चाहती थी, ऊंचाइयों पर जाना चाहती थी। बीमारी ने मुझे घेर लिया था। उस बीमारी से लड़ने के लिए मैं यहां आई थी, लेकिन यहां तो मुझे सतीश और कैलाश ने मार दिया। यह विला कितने प्यार से मुझे मेरे पापा ने बनाकर दिया था ताकि मैं यहां अच्छी यादें सजा सकूं, लेकिन यहां मुझे मार दिया गया। मोहित कहता है, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूंगा, मैं उन्हें तुम्हारी कहानी बताऊंगा। कौन है तुम्हारे पिताजी और कहां है? शोभा गुस्से में कहती है, मेरे पिताजी तो कब का इस विला को बेचकर विदेश चले गए, वह दोबारा लौटे ही नहीं। और बस तब से यह विला कभी कोई खरीद लेता है तो कभी कोई डर की वजह से कोई यहां रहता नहीं है। लेकिन सतीश और कैलाश भी कभी नहीं आए। मुझे उन्हें मारना है और अपना बदला पूरा करना है। शोभा और मोहित की इन बातों के बीच दीपक की नजर दरवाजे पर पड़ती है, जो कि उस समय खुला हुआ था। वह हाथ में टॉर्च लिए चुपचाप से विला से बाहर खिसक जाता है। मोहित कहता है, देखो, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि पता लगा सकूं कि आखिर वो कहां है। लेकिन तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। देखो, यहां तुम्हें केवल कष्ट ही मिलेगा। अच्छा यही है कि तुम यहां से अपने लोक वापस चली जाओ। शोभा गुस्से से मोहित की तरफ देखती है और गोल गोल आंखें घुमाने लगती है। अब मोहित को भी उसे देखकर डर लग रहा था। धीरे धीरे विला के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी मोहित की नजर दीपक पर पड़ती है, जो उस समय विला में नहीं था। मोहित सोच में पड़ जाता है कि आखिर दीपक कहां भाग गया। मोहित अपने हाथ से रुद्राक्ष की माला निकालता है और उसका एक एक दाना जपने लगता है। दाना जपने की वजह से शोभा को बहुत परेशानी हो रही थी। वह अपने आप को खड़ा करने की बहुत कोशिश कर रही थी। मोहित वह रुद्राक्ष लेता है और शोभा के गले में डाल देता है। शोभा किसी मछली की तरह फड़कने लगती है और एक बार फिर विला के अंदर तूफान की तरह आ जाता है। हॉल का सारा सामान अपने आप ही इधर उधर खिसकने लगता है और हर तरीके से मोहित को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मोहित शोभा को उठाता है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन फिर भी मोहित एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मोहित बार बार शोभा को होश में लाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मोहिनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। मोहित उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अगला हथकंडा कौन सा अपनाए। हारकर वह वापस विला में ही आ जाता है। वह शोभा को जमीन पर लेटा देता है और खुद वह किताब देखने लगता है, जिसमें बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं के मंत्र लिखे हुए थे। अंत में उसे एक ऐसी क्रिया मिल जाती है जिससे ऐसी दुष्ट आत्मा को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसमें एक परेशानी थी। मोहिनी की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी अस्थियों को जलाया जाना जरूरी था। मोहित बेचारा विला से बाहर नहीं जा पा रहा था कि जाकर मोहिनी की अस्थियां ढूंढकर ला पाता। फिर भी मोहित बाहर जाने की लाख कोशिश करता है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन मोहित जानता था कि यह शांति असली शांति नहीं है। इसके पीछे कोई तूफान छुपा है। एक बार फिर मोहित शोभा के करीब जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल शोभा झटके से मोहित का गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। मोहित को काफी हैरानी होती है कि रुद्राक्ष पहनने के बावजूद भी इस आत्मा पर कोई असर नहीं हो रहा। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह आत्मा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। वो ये बात अच्छी तरह समझ जाता है कि रतन लाल जी के साथ यहाँ जो हादसा हुआ था वह महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मोहिनी का ही किया कराया था। इधर शोभा की पकड़ बहुत मजबूत थी। जैसा कि मोहित ने शोभा को नियम बताए थे कि उसे मुसीबत के समय अपने इष्ट देवता को याद करना है या कोई भी ऐसा मंत्र जपना है जो उसे ताकत देता हो
मोहित भी वही करता है। वह मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद करता है और दर्द में भी अपने मन में मंत्रों का जाप जारी रखता है। ऐसा करने से वह शोभा की पकड़ को ढीला कर देता है और एक बार फिर विला से बाहर जाने के लिए भागता है। लेकिन तभी सामने दीपक आ जाता है। दीपक को देखकर मोहित की जान में जान आती है। दीपक एकदम अंदर आ जाता है। मोहित दीपक से कहता है, तू अंदर कैसे आ गया? मैं बाहर नहीं जा पा रहा था और तेरे हाथ में यह पोटली कैसी है? दीपक कहता है, इस पोटली में इस मोहिनी की अस्थियां हैं। अब देर मत कर, जला दे इसे और खत्म कर इस खेल को। दरअसल दीपक ने मोहिनी की पूरी कहानी सुनी थी। वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि अगर किसी भी तांत्रिक क्रिया से मोहिनी वश में नहीं हुई तो अंत में इसकी अस्थियां ही काम आएंगी, क्योंकि मोहिनी का एक अंश वही बचा है। इसीलिए दीपक मौका लगते ही बैग लेकर विला से बाहर भाग जाता है और सीधा हवेली के पीछे वाले रास्ते पर जाता है। जब दीपक वहां पहुंचता है तो टॉर्च से इधर उधर कोई संदिग्ध स्थान ढूंढने की कोशिश करता है। दीपक अपने बैग से एक जीपीआर मशीन निकालकर जमीन में चलाता है तो तुरंत उसे हड्डियों का पता चल जाता है। जीपीआर मशीन एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो चट्टानों या जमीन के अंदर दबी हड्डियों के बारे में बता देती है। जब दीपक कुछ स्थानों को खोदता है तो उसे कई स्थान से कुछ हड्डियां मिलती हैं। उनमें से कुछ तो जानवरों की लग रही थीं, लेकिन एक हड्डी का ढांचा ऐसा था जो बिखरा पड़ा था और इंसान का लग रहा था। वह और थोड़ा खोदता है, तब जाकर उसे एक इंसानी खोपड़ी भी मिलती है, जिससे उसे यह कंफर्म हो जाता है कि यह मोहिनी का कंकाल हो सकता है। इसके अलावा वह थोड़ी देर और मशीन का उपयोग करता है, तब उसे एक हड्डियों का ढांचा और मिलता है, जिससे वह अंदाजा लगाता है कि शायद यह मोहिनी की मां का कंकाल होगा। दीपक उन सभी हड्डियों को अपनी जैकेट में बांध कर ले आया था। फिलहाल दीपक ने मोहित का आधा काम आसान कर दिया था। अब बस मोहित को उन हड्डियों को जलाना था। मोहित कहता है, भाई ये तूने बहुत अच्छा किया, वरना मुझे लगा था आज मैं यहां फंस ही गया। चल जल्दी से हमें इन हड्डियों को ऊपर के कमरे में लेकर जाना होगा, हम हड्डियों को वहीं जलाएंगे। दीपक उन हड्डियों को और अपने बैग को उठाता है और सीढ़ियों के ऊपर जाता है। इस बीच अचानक कोई उसका पैर पकड़कर नीचे की तरफ खींचता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे हड्डियां भी चारों तरफ बिखर जाती हैं। तभी मोहित जल्दी जल्दी वह हड्डियां बटोरता है। दीपक भी अपने आप को संभालता है और हड्डियों को बटोरने में मोहित की मदद करता है। उस समय विला से बुरी तरह चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगती है, जो मोहित और दीपक के कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। मोहित कहता है, दीपक इन आवाजों पर ध्यान मत दे, तू सीधे कमरे में जा। आधी हड्डियां दीपक ले जाता है और आधी मोहित लेकर जाता है। उसके बाद भगवान का नाम लेकर मोहित उन हड्डियों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन माचिस की तीली लगाने पर उन हड्डियों में आग नहीं लगती। फिर मोहित अपना दूसरा हथकंडा अपनाता है। वह तांत्रिक क्रिया द्वारा एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित करता है जिसको बुझना आसान नहीं होता। जैसे ही आग एक हड्डी को पकड़ती है, वैसे ही दीपक अन्य सारी हड्डियां उस अग्नि में डाल देता है। आग जितनी ज्यादा ऊंची उठ रही थी, चीखों की आवाज उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही थी। देखते ही देखते जब सारी हड्डियां राख हो गईं, तब आसपास का माहौल भी बिल्कुल शांत हो गया। मोहित और दीपक उस ठंड भरी रात में पसीने से नहा रहे थे। सब कुछ शांत होता देख मोहित और दीपक को शोभा का ख्याल आता है। वे लोग भागकर नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि शोभा को भी होश आ गया है, लेकिन उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और इसकी वजह यही थी कि उसके अंदर किसी आत्मा ने वास कर लिया था। फिलहाल वह धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। मोहित और दीपक उन हड्डियों की राख को अपने पास रख लेते हैं ताकि आने वाले कल में उसे गंगा में प्रवाहित कर सकें। उस विला की आत्मा को मुक्त कराने के बाद मोहित यही नहीं रुकता। वह रतन लाल जी से मिलता है और उसके बाद उस व्यापारी से भी मिलता है जिसने इस विला को खरीदा था, और इसी तरह वह कई लोगों से मिलता है जो इस विला से संबंधित थे, और अंत में उसे सतीश और कैलाश के बारे में भी पता चलता है। लेकिन मोहित अब उन्हें सजा नहीं दिला सकता था, क्योंकि दोनों की ही मौत हो गई थी। कुछ साल पहले सतीश शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था, और कैलाश को कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से अब वह इस दुनिया में नहीं है। यह तो सच है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन आज भी मोहित के कानों में मोहिनी के वह शब्द गूंजते हैं कि मैंने किसका बुरा किया था जो मेरे साथ यह सब हुआ। सच में यह एक प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मोहित कभी कभी इस आत्मा परमात्मा की दुनिया से दूर जाना चाहता है, लेकिन जब भी उसने इन सब चीजों से दूर जाने की कोशिश की है तो उसे अपने जीवन में कमी महसूस हुई है। उसे ऐसा लगता है कि हम तुम जैसे आम इंसानों की कहने और सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उन आत्माओं की कौन सुनता है जो बेचारी भटक रही हैं, कुछ वजह से और कुछ बेवजह से।
इसीलिए मोहित का आत्माओं की दुनिया से एक गहरा संबंध जुड़ चुका है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। अनीता यूपी, मनीषा दिल्ली, बलदेव कौर मलेशिया, दीपक ठाकुर मोहद्दीनपुर, सुरेश श्रीमाली मुंबई, विद्या केरला, फातिमा सोलापुर, नेहा मलिक सोनीपत, अनीता सिंध जयपुर, अभिषेक शर्मा एमपी, सुनील कुमार जोधपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई हॉरर घटना के साथ।